बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। हेल्थ टॉक में मैं हूं आपके साथ आपकी मेज़बान फलक कादिर। आपको प्रोग्राम में वार्म वेलकम करती हूं। नाज़रीन, आपको पता है कि लास्ट टाइम भी हमने जो है वो ईसा लेबॉर्ट्री से रेलेवेंट बात की थी और हमने फिजियोथेरेपी से भी रेलेवेंट बात की थी। आज हमारा जो मौजू है वो फिजियोथेरेपी की इंपॉर्टेंस कोविड में क्या होती है, क्योंकि हमने एक्सरेज के बारे में बात कर ली, लैब्स के बारे में बात कर ली, हमने कार्डियोलॉजिस्ट से भी बात की रेलेवेंट द कोविड पर। हमने फिजियोथेरेपी पर इतनी ब्रीफली बात नहीं की है और हम ये आज बात करेंगे कि फिजियोथेरेपी की क्या अहमियत है कोविड-19 में और फिजियोथेरेपी के बाद क्या रिस्पांस आता है लंग्स में, क्योंकि कोविड का जो इन्फेक्शन है वो बेसिकली लंग्स के ऊपर बहुत बुरे तरीके से असरअंदाज होता है और आफ्टर ट्रीटमेंट जब पेशेंट घर जाता है तो उसकी पोस्ट केयर में फिजियोथेरेपी का बहुत बड़ा रोल है। आज हमारे साथ दो माहिर डॉक्टर्स मौजूद हैं जो फिजियोथेरेपिस्ट हैं। उनसे आज हम पूछेंगे कि फिजियोथेरेपी का पोस्ट ऑप अगर आप ठीक हो जाते हैं, घर पे चले जाते हैं तो क्या रोल है। हमारे साथ आज मौजूद हैं डॉक्टर बिस्मा एंड डॉक्टर मोहम्मद बुक्टी। इनका ताल्लुक जो है वो ईसा लेबॉर्ट्री से। वार्म वेलकम इन बोथ ऑफ यू इन माय प्रोग्राम। सबसे पहले हम बात करेंगे कि फिजियोथेरेपी का क्या रोल है कोविड में एंड दूसरा हम इसकी अहमियत के बारे में बात करेंगे, ईसा लेबॉर्ट्री क्या सर्विसेज प्रोवाइड करिए। तो बिस्मा, मैं आपसे शुरू करूँगी कि कोविड-19 के अंदर फिजियोथेरेपी का क्या रोल है। कोविड-19 में फिजियोथेरेपी का बहुत मेन रोल है। जब आप को कोविड पॉजिटिव होता है और कोविड के जो सिम्टम्स आ रहे होते हैं उसमें आपको सबसे पहले डॉक्टर जो प्रिस्क्राइब करते हैं मेडिसिन के साथ वो बोलते हैं बेड रेस्ट। तो जैसे जैसे आप वो बेड रेस्ट प्रोलॉन्ग आपका बेड रेस्ट चलता है, मेडिकेशंस चलती हैं, उसके बाद जब आपका टेस्ट नेगेटिव आ जाता है, आप इन सिम्टम्स से बाहर आ जाते हो, पोस्ट कोविड कंडीशन में आ जाते हो, उसमें रिहैबिलिटेशन का बहुत ज़्यादा रोल है। द रीज़न इज़ के कंटिन्यू बेड रेस्ट की वजह से आपकी स्ट्रेंथ, बॉडी स्ट्रेंथ बहुत कम हो जाती है, मसल कॉन्ट्रैक्चर्स बनना स्टार्ट हो जाते हैं, मसल टाइटनिंग। तो उसके बाद जो ज़्यादातर देखा गया है कि पेशेंट ने कंप्लेन की है कि जनाब अब जो है ज़्यादा वॉकिंग में प्रॉब्लम हो रही है, स्टेयर्स क्लाइंबिंग में इशू हो रहा है, अब नीज़ में पेन आ रहा है। तो ये सारी जो वजहें हैं ये कंप्लीट बेड रेस्ट और हाई मेडिकेशंस लेने की वजह से होता है। इसमें फिजियोथेरेपी का बहुत ज़्यादा रोल होता है। सर, आपसे मेरा सवाल ये है कि जैसे कि चेस्ट फिजियोथेरेपी दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट इन द कोविड पेशेंट्स। आपकी जो ऑब्स्ट्रक्शन हो जाती है एंड देन म्यूकस प्लगिंग होना शुरू हो जाती है। म्यूकस प्लगिंग की वजह से आपका रिस्पिरेशन में प्रॉब्लम हो रही होती है, सैचुरेशन बहुत ड्रॉप हो जाती है। तो उस वक्त जो है चेस्ट फिजियोथेरेपी की क्या इंपॉर्टेंस है और स्पेरोमेट्री भी करवा रहे होते हैं हम, डिफरेंट तरह के और भी एक्सरसाइजेस पेशेंट को रेकमेंड कर रहे होते हैं जो हमारे यहाँ पर इतनी ज़्यादा प्रमोट अभी तक नहीं हुई हैं। तो इसके बारे में हमारे व्यूवर्स को बताइएगा जो अभी अपने घरों में हैं और सैचुरेशन इनकी इम्प्रूव नहीं हो पा रही, यही बात करते हैं कि हम ऑक्सीजन पर, अभी तक हम लोग ऑक्सीजन पर हैं, क्यों हमारा जो ऑक्सीजन लेवल कम नहीं आ रहा। 1 to 2 लीटर पर हम लोग जब होता है पेशेंट तो हम घर पर भेज देते हैं कि आप ऑक्सीजन सिलेंडर से इसके कोप अप करें। तो इसके में जरा बताएगा माय व्यूअर्स को। थैंक यू सो मच फर्स्ट ऑफ ऑल डॉक्टर फलक इनवाइटिंग अस हियर। बेसिकली कोविड में होता है कि आपके ड्यूरिंग जब कोविड पेशेंट होता है, जब अपना कहते हैं जो वेंटिलेटर पे होता है, उस वक्त जो है वो आपके चेस्ट फिजियोथेरेपी की जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। उसमें बेसिकली फर्स्ट ऑफ ऑल आपने से जिक्र किया कि आपके जो है वो हम चेस्ट फिजियो करते हैं। चेस्ट फिजियो की डिफरेंट टेक्निक्स होती हैं, ठीक है। उन टेक्निक्स और चेस्ट फिजियो के दौरान जो हम पोजिशन पेशेंट को अप्लाई कर रहे होते हैं वो बेसिकली पेशेंट को बहुत ज़्यादा हेल्प आउट करती है कि उसकी सिक्रीशन जो है वो बल्ज आउट हो सके, वो हम जो है उसको क्या कहते हैं स्ट्रीट आउट हो सके और पेशेंट की जो सैचुरेशन है वो हम नॉर्मल लेके आ सकें। ठीक है। सेकेंडली ये होता है कि हम बेसिकली आपको तो पता है जब आफ्टर कोविड पेशेंट की जो सैचुरेशन जो है वो बहुत ज़्यादा कम होती है, लाइक वो 7 जैसी अपना पोजिशन जो है वो पेशेंट पोजिशन चेंज कर रहा होता है। फॉर एग्जाम्पल वो अगर फ्रॉम लाइंग लेट के बैठता है तो उसकी फॉरन जो है सैचुरेशन जो है वो 90 से ड्रॉप होकर 70 और 60 पे आ जाती है। तो पेशेंट उसको देखते हुए काफ़ी ज़्यादा, क्योंकि आजकल आपको पता है कि टेक्नोलॉजी हर किसी के पास ही है, हर किसी के घर में ऑक्सीमीटर लगा हुआ होता है, पेशेंट खुद डॉक्टर से पूछ रहा होता है कि सैचुरेशन कितनी है, तो वो एक आइडिया ले लेता है, ठीक है। तो जैसे ही वो मॉनिटर पे देख रहा होता है कि मेरी सैचुरेशन जो है वो 90 पे, अपना 90 से जो है वो 60 पे आ गई है, 70 पे आ गई, तो वो बेसिकली साइकोलॉजिकली अपने आप को थोड़ा सा लूज कर देता है। उसमें फिजियोथेरेपी का ये रोल होता है कि आप उसको साइकोलॉजिकली काउंसिल कर रहे होते हैं कि आप उस वक्त रिलैक्स रहें, ठीक है, आप उस वक्त डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज किया करें। आप अच्छा, यहीं से मैं आपसे सवाल करना चाहूंगी, डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस की टेक्निक्स क्या होती हैं? हम लोग लाइव मैं आप अपने व्यूवर्स को बताना चाहती हूँ कि डीप
ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज जो भी होती हैं वो वैसे भी आपके लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल होती हैं। आप जब योगा कर रहे होते हैं, डिफरेंट तरह की माइंड रिलैक्सिंग एक्सरसाइजेज कर रहे होते हैं, उसमें भी जो चेस्ट डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज है आपकी चेस्ट की, उसमें आप रिलैक्स हो जाते हैं, मसल रिलैक्स हो जाते हैं। आप जरा टेक्निक भी बता दें हमारे व्यूवर्स को लाइव कि कैसे डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज करनी होती है। डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज ये होती है कि आपने बेसिकली इसके 2-4 कंपोनेंट हैं। एक होता है टिश्यू ब्लोइंग, ठीक है, आप टिश्यू ब्लोइंग करवाते हो, पेशेंट को कहते हो कि आप अपना जो है आप फिजियोथेरेपिस्ट जो होता है वो टिश्यू पेपर जो है वो होल्ड करता है, ठीक है, और पेशेंट से जैसे आपके सामने आपने टिश्यू रखा, टिश्यू पेपर है और फिर उसको ब्लो हम उसको ब्लो करवाते हैं, ठीक है, और जो थेरेपिस्ट होता है वो ग्रेजुअली बेसिकली जो टिश्यू होता है उसको थोड़ा सा फार अवे करता रहता है ताकि जो उसका एक्सेल आउट की वो है वो कैपेसिटी और बढ़ती अच्छा, इसका जरा मैकेनिज्म भी बताएं कि अब देखें लोग ज्यादातर इसीलिए भी इस चीज पर इतना वो नहीं जाते फिजियोथेरेपी की फिजिकली है, तो सोचते हैं कि पता नहीं कितना इसका यूजफुल इम्पैक्ट है। एंड दूसरी बात यही है कि डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज भी जब हम प्रमोट करवाने की कोशिश करते हैं तो पेशेंट कहते हैं इससे क्या होगा। एक्चुअली वो उनको ये बताना है कि मैकेनिज्म क्या है। जब आप बेसिकली डीप ब्रीथ करते हो तो आपके जो लंग्स के एल्विलाई होते हैं उसमें ऑक्सीजन सेचुरेट होता है, ठीक है जी। जितना ज्यादा आप डीप ब्रीथ करोगे आपके ऑक्सीजन लेवल्स में बढ़ेगा लंग्स में, ठीक है, और फिर आप उसी को दोबारा जब आप एक्सेल आउट करते हो तो फिर वो हम जो है वो उसको एक्सेल करते हैं, तो इससे आपकी जो बेसिकली लंग की कैपेसिटी होती है ऑक्सीजन इनटेक की वो हम बढ़ा रहे होते हैं। जो बेसिकली मोस्टली कोविड के अंदर जो है वो बहुत ज्यादा कॉम्प्रोमाइज हो टाइम तक करनी चाहिए डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज। आइडियल ये होता है कि आप सिर्फ 5 to 7 रिपीटेशन करवाएं और फिर उसके बाद 4 to 5 मिनट्स का ब्रेक दें और फिर उसके बाद 5 to 7 आफ्टर। एक पेशेंट जब घर पर मौजूद है आफ्टर कोविड तो उसको कितना रिपीटेडली डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस करनी चाहिए और स्पायरोमेट्री का क्या रोल है इसमें? स्पायरोमेट्री यही था, स्पायरोमेट्री भी सेम मैकेनिज्म में काम कर रहा होता है, जैसे वो भी डीप ब्रीदिंग में आता है पता है आपको। तो वो हम यही कहते हैं कि पेशेंट को आपने 5 to 7 रिपीटेशन देनी है। हम पेशेंट को एक टास्क दे रहे होते हैं, उसमें बेसिकली हम लोग वो देखते हैं कि आपने देखो कि स्पायरोमेट्री के अंदर बॉल्स होती हैं, ठीक है, हम उसको बोलते हैं भाई 300 cc 600 cc और कितने जो है हम उसको लेवल पे लेके आ रहे होते हैं। तो वो पेशेंट को हमें टास्क देते हैं कि अभी आप देख रहे हैं कि आपने जो है वो 3 से 4 बॉल कैरी की हैं, ठीक है, तो पेशेंट को एक जो है गोल दे देते हैं कि आपने इतना उसको अचीव करना है। तो पेशेंट ग्रेजुअली इसको करा रहा होता है। बेहतर ये होता है कि हम उसको जो है आप जो है पेशेंट के लिए ये हर जो है आधे घंटे बाद आप करवाएं और उससे बोलेंगे डिफरेंट वेरी करता है पेशेंट टू पेशेंट के किसका। स्पायरोमेट्री का जरा मुझे बताइएगा कि कुछ पेशेंट्स ऐसे होते हैं जिसमें स्पायरोमेट्री कॉन्ट्राइंडिकेटेड होती है। किन पेशेंट्स में जो है वो कॉन्ट्राइंडिकेटेड? जिनको लंग कैंसर हो, मेटाफेसिस कहते हैं हम जिसे, मेटास्टेसिस कहते हैं हम जिसे, लंग कैंसर हो उस कंडीशन में हम नहीं करवाते। ठीक है, आपका अगर कोई लंग का ऑपरेशन हुआ है, कोई सर्जरी हुई हुई है, किसी तरह की रिब्स की सर्जरी हुई हुई है, उसमें हम फौरन स्टार्ट नहीं करवाते, बाद में स्टार्ट करवाते हैं। और स्पायरोमेट्री का रोल ये होता है कि वो भी लंग कैपेसिटी बढ़ाने के लिए ही होता है। उसमें 3 बॉल्स होती हैं, वो 6 mm एंड 9 mm एंड 12 mm तक होती हैं, और वो जितनी ज़्यादा पेशेंट जो है ना फोर्सफुली इनहेल करता है उतना ज़्यादा उसकी लंग कैपेसिटी बढ़ती है और वो हम काउंट कर लेते हैं कि कितना मैक्सिमम वो कर पा रहा है। अच्छा, कैंसर के अलावा कोई और ऐसी कंडीशन नहीं है जिसमें हम लोग स्पायरोमेट्री को मतलब प्रमोट लंग पैथोलॉजी या कॉन्ट्राइंडिकेटेड हो? बिल्कुल लंग पैथोलॉजी में जाएं तो बहुत सारी ऐसी जो है कंडीशंस आती हैं। ठीक है, कैंसर में भी बहुत सारे इस तरह के टाइप्स हैं जिसमें कॉन्ट्राइंडिकेटेड होता है। ठीक है। अच्छा, मुझे ज़रा ईसा लेबॉर्ट्री का बताएं कि ईसा लेबॉर्ट्री के अंदर कौन कौन से सर्विसेज हैं रिगार्डिंग द फिजियोथेरेपी, एंड आप लोग इक्विपमेंट्स कौन कौन से यूज़ करते हैं और क्या कॉस्ट है और क्या मतलब पर डे जो आना चाहे? ईसा बेसिकली अगर मैं आपको बताऊं, एक फिजिकल थेरेपी क्लिनिक में आपको जिस तरह की सर्विसेज की नीड होती है, पहला होता है कि आपको एक परफेक्ट टेक्निक्स और परफेक्ट एक्सरसाइजेस के साथ फिजियोथेरेपिस्ट वहाँ पे मौजूद हो। ईसा में अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़्यादा हाईली क्वालिफाइड एंड वेल ट्रेंड फिजियोथेरेपिस्ट मेल फीमेल दोनों मौजूद है, क्योंकि हमारे यहाँ प्रॉब्लम होती है फीमेल मेल से ट्रीट नहीं करवा रही क्योंकि ज़ाहिर है फिजिकली कॉन्टैक्ट होता है। तो हर तरीके से थेरेपिस्ट मौजूद है। दूसरा आ जाते हैं मोडालिटीज़ पे, तो जो आजकल एडवांस मोडालिटीज़ चल रही हैं, इलेक्ट्रिकल स्टिमुलेशन, हॉट एंड कोल्ड थेरेपी, अल्ट्रासाउंड, ये सब सारी मोडालिटीज़ परफेक्टली मौजूद हैं जो आजकल मसल ट्रीटमेंट या जॉइंट ट्रीटमेंट के लिए हमें नीड है। द थर्ड थिंग इज़ क्लिनिकल इन्वायरमेंट। परफेक्टली इन्वायरमेंट बना हुआ है, अलग अलग क्यूबिकल्स होते हैं, पेशेंट कंफर्टेबल हों, हर तरीके से बेड मौजूद हैं। स्ट्रोक पेशेंट्स जो होते हैं उनके लिए ऊंचा बेड नहीं होना चाहिए, वो ज़ाहिर है क्लाइंब नहीं कर पाएंगे, तो उनके लिए रूम अलग से मौजूद है। एक जिम सेटअप अलग से बना हुआ है।
तो एटमॉस्फेयर भी बिल्कुल ठीक है, क्योंकि पेशेंट कंफर्ट जो है सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी होती है फिजिकल थेरेपी। अगर पेशेंट कंफर्टेबल नहीं होगा तो ज़ीरो रिजल्ट्स आने होंगे। बिल्कुल ठीक है। सर आप ज़रा मुझे बताएं कि जैसे कि कोई पेशेंट ऐसा है जिसको हम लोग हॉस्पिटल में थोड़ा बहुत फिजियोथेरेपी करवा देते हैं या फिजियोथेरेपिस्ट आकर उनको टेक्निक सिखा देते हैं, अब फिर घर जाकर वो खुद से करने की कोशिश करते हैं, तो इसके बारे में ज़रा बताएं कि ये किस तरह मतलब सही है या फिर और ज़्यादा इसमें लर्निंग करने की ज़रूरत होती है या फिर घर पे करना सही है या नहीं? देखें, इसका ये होता है कि कुछ बेसिक एक्सरसाइज होती हैं जो हमारे डॉक्टर्स जो हैं वो उनको बता देते हैं कि भाई आपने ये जनरल एक्सरसाइज है। अब डीप ब्रीदिंग है, डीप ब्रीदिंग एक नॉर्मल पेशेंट अपने घर पे कर सकता है, ठीक है। कुछ ऐसी एक्सरसाइज होती हैं, फॉर एग्जांपल पेशेंट आता है विद अ फ्रैक्चर, ठीक है। अब एक फ्रैक्चर के पेशेंट को मोबिलाइज करने के लिए या उसके जो जॉइंट को मोबिलाइज करने के लिए एक आपको जो थेरेपिस्ट है ही नोज के उसमें कितना उसने जो है प्रेशर पुट करना है पेशेंट को। ये बिल्कुल बहुत इंपॉर्टेंट बात है। जैसे कि हम जॉइंट्स के दर्द के लिए अक्सर पेशेंट्स को कहते हैं कि आप फिजियोथेरेपी करवाएं, फिर वो कॉस्टली होता है, घर पर करवाने के लिए थोड़ा परेशान हो रहे होते हैं, तो खुद से करने की कोशिश करते हैं। पर यही बात है कि आपने बताया कि वो प्रेशर्स बहुत डिपेंड करता है कि कौन सा कितना प्रेशर देना। डेफिनेटली वही आपको बेसिकली ये जो है ये आइडिया एक फिजियोथेरेपिस्ट को होता है, डॉक्टर को होता है कि उसका मतलब एक चीज़ आपने हमें पढ़ी हुई आई हुई है ना, ठीक है। तो वो उसको पता है कि मैं इस जॉइंट पे इसकी ये कंडीशन है, 3rd डे पोस्ट ऑप है, तो मैं इसको पेशेंट को मैं जो है वो आउट ऑफ बेड करूंगा, तो आउट ऑफ बेड करने के बाद ये फुल वेट होगा, पार्शियल वेट बेरिंग पे होगा। फॉर एग्जांपल स्पाइनल कॉर्ड इंजरी का पेशेंट आता है, तो स्पाइनल कॉर्ड इंजरी के पेशेंट की बहुत ज़्यादा इंडिकेशन क्या आपका जो है कॉन्ट्राइंडिकेशंस होती हैं, ठीक है। तो ऑब्वियस सी बात है, उसमें तो कॉन्ट्राइंडिकेशंस हैं, कॉन्ट्राइंडिकेशंस हैं, तो वो कॉन्ट्राइंडिकेशन डेफिनेटली एक फिजियोथेरेपिस्ट को पता है कि उसने कितना जो है किस रेंज के अंदर उस जॉइंट को मूव करना है, ठीक है। आपके इस जॉइंट को मूव करने के लिए जो आपकी हैंडलिंग है ये भी एक क्वालिफाइड फिजियोथेरेपिस्ट से आपको पता होता है। बेसिकली लोग ये कर रहे होते हैं कि जो है बाकी इनको अफोर्डिंग जो है वो थोड़ी सी अगर घर में कोई फिजियोथेरेपिस्ट आता है तो थोड़ी सी कॉस्टली पड़ी होती है, अफोर्डेबिलिटी का इशू होता है। बट मैं यही कहूँगा, मेरी एक सजेशन यही होती है कि एटलीस्ट जब तक पेशेंट जो है आपका इस काबिल ना हो कि वो आपकी ओपीडी ज्वाइन ना कर ले, तब तक जो है वो आप फिजियोथेरेपिस्ट को जो है वो आने दें और वो आप वही प्रॉपर्ली गाइड करेगा। या फिर आप पेशेंट को डायरेक्ट उसी कंडीशन में, जैसे अगर आप कोई स्ट्रोक का पेशेंट होता है या डिफरेंट ऐसे पेशेंट होते हैं, स्पाइनल कॉर्ड इंजरी के पेशेंट होते हैं, तो आप प्रॉपर उसको एक रिहैब सेंटर में लेके आएँ। अच्छा, ईसा लेबोरेटरी में जो सर्विसेज हैं वो काफ़ी मतलब फीजिबल हैं और इतनी ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं है, तो उसके बारे में ज़रा हमारे व्यूवर्स को बताएगा कि कोई अगर ज्वाइन करना चाहे ईसा लेबोरेटरी में एज अ लाइक पेशेंट, उसको अगर जोड़ों में दर्द है या कुछ भी, तो क्या आप ज़रा प्रोसीजर बता दें। हमने बेसिकली एक हमने पैकेज सेट किए हुए हैं। कुछ ट्रीटमेंट ऐसी होती हैं जो लॉन्ग टर्म्स होती हैं, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल अगर स्ट्रोक का पेशेंट है तो वो स्ट्रोक का पेशेंट 3 से 6 महीने चलता है। सेकेंड बात की कि कोई ब्रेन इंजरी का पेशेंट है, तो ब्रेन इंजरी का पेशेंट भी आपको पता है प्रोलॉन्ग केस हो रहा होता है, पीड्स होते हैं, बच्चों के सीपीए केसेस होते हैं, सीपीए केसेस जो हैं वो साल चल रहे होते हैं, तो उनके लिए हमने एक स्पेशली डिस्काउंट दिया हुआ है जो उनके पेरेंट्स को पेशेंट के अटेंडेंट पे जो है वो ज़्यादा इतना वो ना पड़े, ठीक है। अगर ऐसी कोई कंडीशंस होती हैं लाइक अगर हम पेन मैनेजमेंट होता है, पेन मैनेजमेंट के लिए वो आपका ट्रीटमेंट होती है फॉर अ वीक, फॉर 3 or 4 days, तो वो हमने हमारे एक पैकेज अलग सेट हुए होते हैं कि आपने जो है वो भी हमारे जो है वो मार्केट रेट से बहुत ज़्यादा कम है। हमने यही अपने नॉर्मल पॉपुलेशन को देखते हुए हमने रखा है कि एक अफोर्डेबिलिटी आजकल के आपको पता है कि हर चीज़ कितनी एक्सपेंसिव हुई हुई है, तो हमने उसको भी देखते हुए डॉक्टर हमारे जो फरहान ईसा हैं उनकी इंस्ट्रक्शन है कि भाई आपने जो है वो इन चीज़ों को फॉलो करना है कि लोगों पे जो है बहुत ज़्यादा ऐसा बर्डन ना हो, तो हमको फॉलो कर जो है वो देखते हुए हम उसको फॉलो कर रहे हैं। ठीक है, बहुत ज़्यादा मतलब इम्पॉर्टेंट बात आपने बताई और ये बहुत ज़रूरी भी है। हर इदारे को इस बारे में सोचना भी चाहिए कि अगर किसी का कंटिन्यूस ये ट्रीटमेंट चल रहा है और बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो उसके लिए अफोर्डेबिलिटी का ख्याल करते हुए लोगों की हेल्प करनी चाहिए। एक ब्रेक की जानिब चलते हैं, देखते रहिए हेल्थ टॉक। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। हम बात कर रहे थे फिजियोथेरेपी की कि क्या इंपॉर्टेंस होती है, इसका क्या किरदार है, कोविड-19 में किस तरह जो है वो फिजियोथेरेपी हेल्प आउट करती है पेशेंट को। अभी जिन लोगों ने हमें ज्वाइन किया उनके लिए हम दोबारा बताते चले, डॉक्टर साहब से हम पूछते हैं कि फिजियोथेरेपी है क्या, मतलब इसको इतनी इंटरनेशनली इसको इतनी अहमियत क्यों हासिल है और कौन कौन सी ऐसी बीमारियाँ हैं जिससे फिजियोथेरेपी के बाद वो ट्रीट हो जाती हैं। जी सर, मुझे बताइएगा व्हाट इज़ द फिजियोथेरेपी। अब जिन लोगों ने हमें ज्वाइन किया है तो उनके लिए हम दोबारा इस चीज़ को अप्रिशिएट करके बताएंगे कि क्या है, किन बीमारियों में ये यूज़ होगी और कितना रिस्पांस होता है, कितना अर्ली आ जाता है सम टाइम और कभी कभी काफ़ी टाइम के बाद आता है। बहुत अच्छा सवाल है आपका ये।
इसमें बेसिकली हमें ये समझने की वाकई ज़रूरत है। अभी भी हमारी काफ़ी पॉपुलेशन जो है इसमें ये डाउट है कि इधर फिजियोथेरेपी है क्या, ठीक है, और वो उनकी डिफरेंट हर किसी की जो है वो एक उन्होंने बनाया हुआ है कि इस चीज़ को फिजियोथेरेपिस्ट कहते हैं, इस चीज़ को फिजियोथेरेपी कहते हैं। बेसिकली फिजियोथेरेपी अब एक स्पेशलाइज फील्ड है, ठीक है। अब हमने देखा है कि सर्जन जो है वो सर्जरी करता है, मेडिसिन के डॉक्टर जो है वो आपको मेडिसिन प्रिस्क्राइब कर रहे होते हैं। जो फिजियोथेरेपिस्ट है बेसिकली फिजियोथेरेपिस्ट आपको ट्रीट करता है बाय फिजिकल एक्सरसाइज, बाय फिजिकल मीन्स। वो बेसिकली एक अगर आप डेफिनेशन लेते हैं ट्रीटमेंट बाय फिजिकल मीन्स, इसमें आपकी जो है वो डिफरेंट एक्सरसाइजेज होती हैं, ठीक है। आप डिफरेंट जो मोडेलिटीज़ हम लोग यूज़ कर रहे होते हैं उसमें हम इस्तेमाल करते हैं। और आपका सवाल था कि किन किन बेसिकली हम डोमेन्स में जो है, अब अगर हम ये कहें कि बहुत ही कम डोमेन ऐसे होते हैं जिसमें जो है वो हम फिजियोथेरेपी जो है वो उसमें यूजफुल नहीं होती है। तकरीबन आजकल हर आपकी स्पेशलिटी जो है, और फिजियोथेरेपी की एक अलग स्पेशलिटीज़ अभी बनी हुई हैं कि आपकी स्पोर्ट्स रिहैब अलग होती है, आपकी कार्डियो रिहैब अलग होती है, आपकी ऑर्थोपेडिक रिहैब जो है वो टोटली अलग है, आपकी न्यूरोलॉजिकल केसेस की जो है वो न्यूरोलॉजी रिहैब वो टोटली अलग है। पीड्स में आप आते हैं तो पीड्स की एक रिहैब पे एक्सपर्ट्स अलग हैं। तो इसके पूरे एक हर जो ये हमारे डिफरेंट डोमेन्स हैं, इस पर एक अलग स्पेशलिटी डेवलप हो रही है। फिजियोथेरेपी जो है वो अगर आप कहते हैं कि किन किन डोमेन्स में है, तो इसलिए मैंने आपको जैसे बताया भी, हमने जिक्र किया कि फिजियोथेरेपी आपकी मोस्ट कॉमन जो है हमारे ऑर्थोपेडिक एंड न्यूरोलॉजी, इसमें हम पीड्स लेते हैं, इसमें हमारी कार्डिक रिहैब हो रही होती है, इसमें हमारे जो है जनाब आपके जो है डायबिटिक रिहैब होती है, इसमें आप जोरियाट्रिक रिहैब जो ओल्ड एज की हमारी जो डिजीज़ होती हैं उसमें हम डील कर रहे होते हैं। तो डिफरेंट आपकी स्पोर्ट्स रिहैब होती है हमारी, ये बहुत कॉमन है। अपने कनाडा अमेरिका में आप देखेंगे तो बहुत ज़्यादा कॉस्टली इसको देखा जाता है। पाकिस्तान में ये चीज़ अभी माशाल्लाह से आहिस्ता आहिस्ता ग्रो कर रही है। ऐसा सच नहीं है जैसे कि हम बाहर देखते हैं, बट अल्हम्दुलिल्लाह ये पहले से जब हम देखते हैं। डॉक्टर ज़रा बताइए कि मुझे कौन सी ऐसी बीमारी है जो फिजियोथेरेपी से बिल्कुल ट्रीट हो जाती है, बिल्कुल ठीक हो जाती है, यानी दवाओं का उसमें इतना कोई ख़ास रोल नहीं होता, यानी हम ज़्यादातर मेडिसिन पर जाते हैं, पर फिजियोथेरेपी से कौन सी ऐसी बीमारी? देखिए, फिजियोथेरेपी से फर्स्ट ऑफ ऑल आपका जो पेन मैनेजमेंट होता है वो बहुत आपको एक इंस्टेंट उसका रिजल्ट मिलता है, ठीक है। आपके आप जॉइंट मोबिलाइजेशन वगैरह हम यूज़ करते हैं, हम डिफरेंट जो हम अपनी जो मोडालिटीज़ यूज़ कर रहे होते हैं उसमें जो है हमें एक इंस्टेंट रिजल्ट मिलता है पेशेंट को। सेकेंडली आपकी कोई जो रिहैब हो रही होती है, जैसे हमने जिक्र किया पहले भी कि आपकी स्ट्रोक रिहैब है, आपकी ब्रेन इंजरी की रिहैब है, आपकी जो है कार्डिक रिहैब है, इसमें हमें एक जो है ऑप्टिमल रिजल्ट मिल रहा होता है पेशेंट का। जो बेसिकली दवाई तो डेफिनेटली मेडिसिन तो चल रही है, वो तो कंपलसरी है ही है, बट पेशेंट को जो है बैक टू द नॉर्मल लेके आने के लिए वो हम उसको रिहैब करवाते हैं। फिजियोथेरेपी बेसिकली उसके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। इंस्टेंट फिर आप चाहिए तो फिर आपका एक होता है, हम बहुत ज़्यादा जिक्र करते हैं कि वर्टाइगो के चक्कर, पेशेंट को चक्कर आना और जो है वो वॉमिट वगैरह होना, तो इसमें बेसिकली आपकी बहुत ज़्यादा इंस्टेंट आपको रिजल्ट मिलता है कि जब हम बेसिकली कुछ ऐसे पेशेंट होते हैं हमारे वर्टाइगो के, जिसमें बीपी है और वेस्टिबुलर इनसफिशिएंसी के पेशेंट जो आ रहे होते हैं, उसमें जो है फिजियोथेरेपी ट्रीटमेंट बहुत ज़्यादा यूज़फुल होती है। और आपका क्या कहते हैं, हमारे कार्डिक रिहैब है, कार्डिक रिहैब में आपका जो है बहुत एक इंस्टेंट हमें रिजल्ट मिल रहा होता है। सही है। अगर अभी हमें कोई कॉल करना चाह रहा है लाइव देखकर, डॉक्टर साहब से पूछ सकते हैं कि हमारे साथ 2 माहिर फिजियोथेरेपिस्ट मौजूद हैं, आप लाइव कॉल के ज़रिए भी पूछ सकते हैं कि इनको कैसे ज्वाइन कर सकते हैं, कौन सी बीमारियों में आप लोग फिजियोथेरेपी करवा सकते हैं। जी बिस्मा, मुझे बताइएगा कि जो स्ट्रोक होता है और इसमें फिजियोथेरेपी का क्या रोल है, एंड दूसरा जो है कौन कौन सी ऐसी बीमारियाँ हैं जो फिजियोथेरेपी से ट्रीट हो सकती हैं? बिल्कुल, जिस तरह से डॉक्टर खान ने बताया डोमेन्स का, आपको डिफरेंट डोमेन्स का, उसी को मैं थोड़ा कंटिन्यू करना चाहूँगी कि न्यूरोलॉजी, न्यूरो रिहैब, ऑर्थोपेडिक रिहैब, वुमेन हेल्थ, पीड्स और ऑन्कोलॉजी, मतलब बहुत सारे डोमेन्स हैं। मैं ये कहूँगी कि बहुत ही लेस कोई डोमेन बचा होगा जिसमें आप फिजियोथेरेपी का रोल नहीं है। ठीक है। रिहैबिलिटेशन आपको हर चीज़ में, हर बीमारी के पोस्ट जो आपकी कंडीशन होती है उसमें आपको रिहैब की नीड होती ही है। ठीक है। यहाँ पे मैं आपको अगर एग्जांपल दूँ तो वुमेन हेल्थ, जो कि बहुत ज़्यादा निगलेक्ट किया जाता है, प्री प्रेगनेंसी मतलब प्री डिलीवरी एंड पोस्ट डिलीवरी। अच्छा जी, दोनों में फिजियोथेरेपी का बहुत ही ज़बरदस्त रोल है। इस तरीके से कि जब प्रेगनेंसी होती है तो हमारे लंग्स जो होते हैं वो इम्पिंज, डायफ्राम इम्पिंज हो रहा होता है ड्यू टू बेबी पोजीशन या बेबी के वेट की वजह से। उससे अक्सर जो है वुमेन्स कंप्लेन कर रही होती है कि सांस बहुत ज़्यादा फूल रही है, चला नहीं जा रहा, या अक्सर इतना भी ज़्यादा हो जाता है लंग्स में उनके प्रॉब्लम कि आफ्टर डिलीवरी उनको नमूनिया भी हो जाता है। तो ब्रीथिंग एक्सरसाइज जैसे कि सरखान पहले बता चुके हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है।
अब पोस्ट नेटल या पोस्ट सी सेक्शन इस तरीके से बात कर लें तो पोजीशनिंग, किस तरीके से उठना है स्टिचेस के साथ, किस तरीके से वॉक करनी है, ये सब गाइडेंस आपको एक बेटर तरीके से फिजियोथेरेपिस्ट ही दे सकता है। ओके। और वेट बेयरिंग किस तरीके से करनी है, आपने अपनी स्टिचेस की केयर किस तरीके से करनी है। और अगर ये कुछ एक्सरसाइज भी हम बताते हैं, अगर वो एक्सरसाइजेज ना कंटिन्यू की जाएँ तो बाद में फिर वो बेबी जब 1-2 साल का हो जाता है तो मोस्टली फीमेल्स आ रही होती है, बैक एक हो गया है, पेल्विक पेन हो रहा है, ये सारे इश्यूज इसी वजह से होता है क्योंकि जो मीन टाइम होता है केयर करने का, फिजियोथेरेपी का या एक्सरसाइज करने का, उस टाइम पे केयर नहीं की जाती। बिल्कुल सही कह रही हैं आप। अच्छा, मुझे ये बताएंगे PMS जब हो रहा था, प्रीमेंस्ट्रुअल सिंड्रोम होता है या पीरियड्स हो रहे होते हैं, उसमें भी आपने विमेंस हेल्थ की बात की, तो उसमें फिजियोथेरेपी का क्या रोल है? बिल्कुल रोल है। हीटिंग पैड आप यूज़ कर सकते हैं ताकि आपके जो मसल्स अचानक से वो कॉन्ट्रैक्ट कर रहे होते हैं वो रिलैक्स हो जाते हैं। काफ़ी एक्सरसाइजेज हैं, काफ़ी पोजीशंस हैं जो हम गाइड करते हैं जिससे आपको जो सिम्टम्स आ रहे होते हैं, बहुत ज़्यादा पेन, लेग्स पेन, ये सब आ रहा होता है, स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज होती हैं, उससे कवर हो जाता है। अब आपने PMS की बात की है तो मैं आपको जो है मीनोपॉज का भी बताती चलूँ कि मीनोपॉज के बाद अक्सर ऐसा होता है कि ऑस्टियोपोरोसिस एक प्रॉपर प्रोसेस है जो वुमेन्स में स्टार्ट हो जाता है ड्यू टू लैक ऑफ हार्मोन्स। तो उसकी भी कवरेज किस तरीके से करनी है, उसकी भी ट्रीटमेंट किस तरीके से करनी है, वो बेस्ट फिजिकल थेरेपी में ही मिलती है। तो ठीक है। डॉक्टर बुक्टी, जरा बताइएगा मुझे कि बुढ़ापा रोकने के लिए, अभी ये सवाल तो बहुत इम्पोर्टेंट है बुढ़ापा रोकने के लिए फिजियोथेरेपी की क्या अहमियत है, और वाकई क्या ऐसा है कि फिजियोथेरेपी करवाने से आपका बुढ़ापा जो है वो रुक जाता है? मतलब लिटरली ये बहुत ही अमेजिंग सा क्वेश्चन है। ये खवातीन के लिए बहुत ज़्यादा एक अमेजिंग क्वेश्चन है कि बुढ़ापा कैसे रोकेगा। लेकिन बुढ़ापा रोकने का आपके हमारे एजिंग के साथ कौन कौन सी कॉम्प्लिकेशन हो रही होती हैं, बेसिकली हमने उनको जो है वो कंट्रोल करना होता है। ठीक है, आपकी ओबेसिटी हो गई, आपका कार्डियोवास्कुलर फंक्शन हो गया, आपकी डायबिटीज़ हो गई, ठीक है, ये चीज़ें हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। हमारे जॉइंट स्टिफनेस हो गए, ठीक है, ये बेसिकली होता है कि आपने डेली एक अपना हम एक रूटीन सेट कर लें कि हमने जो है वो 30 to 45 मिनट्स की वॉक करनी है। ठीक है, अब आपको पता है कि वॉक जो है वो आपकी एक जर्नल एक्सरसाइज है। ठीक है सर, सॉरी टू इंटरप्ट यू, पर हम एक कॉलर को शामिल करते हैं कॉल में। मुनीर साहब हमारे साथ मौजूद है कराची। अस्सलाम वालेकुम। जी। अस्सलाम वालेकुम जी। मुनीर साहब क्या सवाल करना चाहेंगे? मैम, ये मैंने आप पहले टीवी का वॉल्यूम बंद करें प्लीज। ये मैंने डॉक्टर साहब से ये बात करनी थी कि मुझे ना नीज का बहुत प्रॉब्लम है। नीज का? घुटनों के अंदर बहुत ज्यादा दर्द रहती है। मेरी एज तकरीबन अबाउट 52 ईयर है। सही है। डॉक्टर मुझे सजेस्ट करते हैं कि आप बात करें, मैं डायबिटिक पेशेंट भी हूँ, मगर मैं क्या इसकी पॉसिबिलिटी है कि इसकी फिजियोथेरेपी से ये चीज सही हो सकती है? अच्छा, आपने कोई और यानी ट्रीटमेंट का लिया है या कभी कंसल्ट किया है किसी डॉक्टर से? हाँ, मैं तकरीबन सर्जिकल स्पेशलिस्ट के पास जाता रहता हूँ, वो दिए उन्होंने 2-4 दफा नीज की टैबलेट्स दी हैं, एक्सरे वगैरह भी कराया, उसमें नॉर्मलिटी यही आती है कि आपके एज फैक्टर की वजह से जना ज्यादा इसमें जना वो प्रॉब्लम आ रहा है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपके सवाल का। सर, आपसे जवाब दूंगा। जी, बेसिकली जो इन साहब ने मुनीर साहब ने बात की, ये बात इंडिकेट कर रहे थे कि इनका जो है वो नी पेन है। अब नी पेन की बहुत सारी पॉसिबिलिटीज हो सकती है। मोस्ट कॉमन जो बेसिकली होती है वो होती है ऑस्टियोआर्थराइटिस, क्योंकि आपको पता है कि हमारा नी जॉइंट जो है वो एक वेट बेयरिंग जॉइंट होता है। ठीक है, और इसमें एजिंग के साथ जो है वो आपके इसमें वेयर एंड टियर होते रहते हैं। अब हमें ये देखना है कि आया इनके उस जॉइंट का बेसिकली कौन सा सेगमेंट होगा जो है वो बहुत ज़्यादा जो उसका गैप जो है उसका वहाँ से कार्टिलेज जो है वो डैमेज हो रहा होगा। ठीक है, तो इसकी एक हम पूरी एक आपकी रिहैब होती है। ये आपके पास भी आ सकते हैं ना, आपके पास ऑफिस में आके आपसे पूछ सकते हैं कि किस तरह जो है वो ट्रीटमेंट ये आ सकते हैं। हम इनको पूरा एक प्रोग्राम बताएंगे और एक कंप्लीट इसकी बेसिकली 2 to 3 वीक्स की एक आपका एक होता है कि आपने जो है अपना एक्सरसाइज फॉलो करनी होती है, वो आप फॉलो करेंगे इंशाल्लाह तो आपको 80-90% से रिलीफ मिल सकता है। ठीक है। ऑफिस वर्कर्स जो होते हैं, अगेन हम लोग बहुत ज़्यादा डेप्थ में जा रहे हैं और ये प्रोग्राम सारे व्यूवर्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट भी है क्योंकि इस पर कोई बात नहीं करता है। ऑफिस वर्कर को एक ही पोजीशन में बैठना होता है और ऑब्वियसली बात है पाकिस्तान के अंदर तो वर्किंग आवर्स भी बहुत ज़्यादा हैं, तो बैठकर उनके बैक एक में बहुत प्रॉब्लम हो जाता है, बैक में, और दूसरा जो है वो दूसरा भी प्रॉब्लम्स कॉम्प्लिकेशंस होना शुरू हो जाते हैं। तो उस पर फिजियोथेरेपी का क्या रोल है? और नॉर्मली यंग एज में भी करनी चाहिए इस फिजियोथेरेपी? अच्छा जी, जो ऑफिस वर्कर्स हैं उनके लिए तो सबसे पहले आपकी चेयर किस तरीके की है, ये भी जो है आपको एक बहुत अच्छे तरीके से, क्योंकि बायोमैकेनिक्स बहुत अच्छे से हर फिजियोथेरेपिस्ट जानता है,
तो चेयर किस तरीके की है, सिटिंग पोजीशन क्या होनी चाहिए, आप अपनी जॉब के लिहाज से अगर अपने फिजियोथेरेपिस्ट से डिस्कस करेंगे तो वो आपको बहुत प्रॉपर तरीके से इस चीज़ पे गाइड कर सकता है कि आपकी क्या पोजीशन होनी चाहिए। बहुत लोग स्लाउच पोस्चर में बैठते हैं, झुक के बैठते हैं, पीछे से मसल्स बिल्कुल टाइट हो जाते हैं, चेयर इस तरह की होती है, अनकम्फर्टेबल होती है। प्रोलॉन्ग सिटिंग है तो आपको अपनी चेयर का बहुत ख्याल रखना है, स्टेपर रखना है, पाँव के नीचे आपके 90 डिग्री प्रॉपर बन रहा हो, आपका जो कंप्यूटर का लेवल है, अगर आप कंप्यूटर पे वर्क करते हो तो आपको वो आई बिल्कुल लेवल आपके हाई लेवल पर होना बिल्कुल चाहिए। और ये जो एल्बोज हैं ये बिल्कुल 90 डिग्री पे स्ट्रेट, अगर आपका स्ट्रेट एनाटॉमिकली स्ट्रेट पोस्चर बनेगा तो ही है, वरना वो ऊंचा जा रहा है, कंप्यूटर नीचे आ रहा है, सर्वाइकल इश्यूज भी साथ साथ स्टार्ट हो जाते हैं, बैक एक स्टार्ट हो जाता है। अच्छा जी, और दूसरा आपने क्वेश्चन एक और किया था। एक इस क्वेश्चन की जाने आते हैं, कॉलर को शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी जफर साहब, क्या सवाल करना चाहेंगे? मेरी मतलब मैं इनसे जरा पूछना चाहता हूँ, मेरे एक तो घुटनों में बहुत दर्द है और थाई के अंदर बहुत तकलीफ है। थाई की? मैंने हाँ, थाई के अंदर जो है ना, मतलब घुटनों से ऊपर की जो पोर्शन है इसमें थाई में बहुत तकलीफ है मेरे, और मेरे समझ में नहीं आता कि क्या है, क्या मसला। आपकी एज क्या है? मैं अबव 60 हूँ। अबव 60 है। और कोई कोमोर्बिड्स हैं आपको, हाइपरटेंशन, ब्लड प्रेशर या मतलब कोई भी आपको, शुगर भी नहीं है आपको? कोई बैक पेन पहले से? आपकी कमर में दर्द है? नहीं, कमर में दर्द नहीं है, सिर्फ आपको थाइज में, जोड़ों में दर्द तो है। मैं मतलब ये थोड़ा सा कहीं मैं मतलब सीढ़ियाँ चढ़ लूँ या चला जाऊँ तो मेरे थाई के अंदर इतना तकलीफ होती है कि मैं बयान नहीं कर सकता, बहुत तकलीफ होती है। और मैं मतलब सही है। और कोई दवाई ले रहे हैं आप? किसी डॉक्टर से आपने कंसल्ट किया हुआ है? नहीं, अभी तक नहीं किया। अच्छा, बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। जी बिस्मा, ज़रा बताइएगा। जिस तरह से कंडीशन बता रहे हैं, क्योंकि कह रहे हैं बैक में कोई तकलीफ नहीं है, लेकिन जिस तरीके से बता रहे हैं अब विदाउट असिस्टिंग पेशेंट, मैं से इतना बता सकती हूँ कि अगर थाइज में पेन आ रहा है तो यकीनन बैक से रेडिएट होकर लेग में पेन आता है। लेकिन अगर तो इनको बैक का कोई इशू नहीं है तो ऐसा भी हो सकता है कि जो नी ऑस्टियोआर्थराइटिस है, या जो हम डॉक्टर खान ने बयान किया कि जो गैप होता है वो कम हो जाता है, ऑस्टियोफाइट्स बन जाते हैं, वो इतनी बन चुके हैं कि ऊपर वाले मसल्स पे भी इफेक्ट कर रहे हैं। जॉइंट पेन जो है वो ऊपर की तरफ रेडिएट हो रहा है, या मसल वीकनेस इनकी इतनी ज़्यादा है क्योंकि एज भी ज़्यादा है, तो वो बेयर नहीं कर पा रही है वेट। और स्टेयर क्लाइंबिंग इज़ द टफेस्ट वन, सबको सबसे ज़्यादा पहले इसी में प्रॉब्लम आती है। तो 2-4 चीज़ें हैं जो इनको हो सकती हैं, वो अगर ये किसी क्लिनिक पे जाएं या हमारे पास ही आना चाहें तो प्रॉपर असेसमेंट के साथ। सर आप इस जवाब से मुत्तफिक हैं? हाँ बिल्कुल, डेफिनेटली इसमें यही कॉज हो सकती है। मे बी इनका जो है वो ये पेन जो है वो बैक से रेडिएट हो रहा हो, ठीक है। मे बी ये पेन जो है वो इनकी फीमोरल नर्व टाइटनेस हो, जो हमारे थाई को एंटीरियरली सपोर्ट कर रही होती है सामने से। अच्छा, हो सकता है कि इनकी फेमोरल टाइटनेस की वजह से इनके नी तक पेन रेडिएट हो रहा है, हो सकता है, क्योंकि इन्होंने कंप्लेन ये की कि मुझे थाई में बहुत शदीद पेन। थाई पेन जो है वो मे भी इनको जो है आपका क्या कहते हैं, होता है हमारा जो सूडो शियाटिका, या हम जैसे कहते हैं प्रीफॉर्मस सिंड्रोम, ठीक है। अब प्रीफॉर्मस सिंड्रोम जो है वो यही होता है कि हमारी जो है वो बेली से स्टार्ट होता है और हमारे नी तक जाता है, मतलब ये पूरा थाई का एरिया कवर करता है। हैमस्ट्रिंग टाइटनेस हो सकती है, स्टैटिक नर्व टाइटनेस हो सकती है, आपके क्वाड्रिसेप मसल्स हैं वो टाइटनेस हो सकती है। सर एक कॉलर को शामिल करते हैं हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। हेलो। अस्सलामुअलैकुम। जी वालेकुम सलाम। जी फातिमा, क्या सवाल करना चाहेंगी? जी मैम, मुझे पूछना था, मेरे हाथ में बहुत दर्द रहता है। ठीक है। और ज्वाइंट जो है, ज्वाइंट में बहुत पेन होता है, मतलब हाथ ऊपर नहीं होता ना। कौन से जॉइंट में दर्द है आपको? ये जो एल्बो होती है ना, इसके ज्वाइंट में। ठीक है, ओके फाइन। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग। जी सर। हाँ जी, एल्बो से फातिमा ने बताया। अब एल्बो जॉइंट की 2 आपकी कंडीशन होती हैं, 2 से 3। आपको मे बी इनको जो है इनकी कोई ऐसी रिपीटेटिव मूवमेंट हो जिसको हम कहते हैं, अब जो उनके मसल को बेसिकली हमारे मसल्स होते हैं जो हमारी प्रोनेशन और सुपिनेशन करवा रहे होते हैं एल्बो की, तो उसकी बेसिकली उसमें माइक्रो ट्रॉमा होता है। जब आप रिपीटेटिव कोई भी मूवमेंट कर रहे होते हो तो आपके उन जो जहाँ पे इंसर्शन होती है उन मसल्स की, वहाँ पे माइक्रो ट्रॉमा होता है। दैट कॉल्ड इन मेडिकल टर्म टेनिस एल्बो, ठीक है। अगर ये हमारे बेसिकली लेटरल साइड पे हो, बाहर की तरफ हो, तो ये टेनिस एल्बो है। अगर इनको ये पेन जो है वो मिडिल साइड पे हो रहा है, दैट मीन्स कि इनको गोल्फर एल्बो है, ठीक है। ये एक जॉइंट पेन इनको हो सकता है। मे बी इनकी जो है इंट्रोक्सिस मसल टाइटनेस हो, उसकी वजह से ये पेन आ रहा हो। अक्सर यंग एज में तो सर कुछ बेसिकली यंग एज में होता क्या है कि आजकल हमारी मोबाइल यूजेज बहुत ज़्यादा हो गई है। अब हमारा यूज जो कॉन्ट्रेक्चर है हमारे एल्बो का, हम पोजीशन हमारी ये होती है और हम ये कर रहे होते हैं, ठीक है। तो हमारी क्या होता है कि आपकी जो मीडियन नर्व वगैरह होती है या आपके जो मसल्स होते हैं, ये बहुत ज़्यादा मुसलसल आप उस पर स्ट्रेस पुट कर रहे होते हो, दैट मे कॉज माइक्रो ट्रॉमा।
तो वो ठीक अगर मे बी अगर इनके हम ये भी हो सकता है कि हम इनकी अगर मीडियन नर्व वगैरह जो नर्व वगैरह है, न्यूरोडायनेमिक्स जिसे कहते हैं, आप न्यूरोडायनेमिक्स से नर्व्स को स्ट्रेच करते हैं, उससे वो पेन रिलीज हो जाता है। तो ये अगर आते हैं विजिट करते हैं तो डेफिनेटली हम उनको प्रॉपर्ली एग्जामिन करेंगे और उसके एग्जैक्ट कॉज बताएंगे कि भाई आपको ये मसला है और फिर वो उसकी ट्रीटमेंट हो सकती है डेफिनेटली सर ट्रीटेबल। यंग एज में आजकल जो है कॉम्प्लिकेशंस हो रही हैं जॉइंट्स पेन की और यानी कि एल्बो पेन की जिन्होंने बात की, कॉन्ड्रोमलेशियस पटेला है, कुछ डिफरेंट तरह की बीमारियां हैं यंग एज में ज़्यादा डायग्नोस होती हैं, इसकी क्या वजूहत हैं? देखें, इसकी सबसे ज़्यादा वजह जो है वो ये है कि हमारी मोबिलिटी में ना बेसिकली हमने वो बिल्कुल ही ख़त्म कर दी है। अगर आप ये कहें कि हम अपनी एज ग्रुप में लाइक व्हेन आई वाज इन 20 तो मैं अपने गली में खेलता भी था, ठीक है, और हम लोग सारे फिजिकल एक्टिविटी हमारी यूनिवर्सिटीज़ में भी एक्टिविटी होती थी, हम बाहर जाके क्लब लेवल पे भी खेलते थे। अब वो चीज़ जो है वो ख़त्म हो गई। हमारे यंगस्टर्स को आप देखेंगे, आप देखें बच्चे वगैरह जो हैं वो ज़्यादातर इनका टाइम जो है वो इनकी जो हमारे गैजेट्स हैं इसमें गुजरता है, ठीक है। तो मोबिलिटी जो है बेसिकली आपकी जो फिजिकल एक्टिविटीज़ हैं ये ज़्यादा हो। सेकेंडली मोस्ट कॉमन अब हमारे यहाँ ये हो गया कि हमारे यहाँ विटामिन डी डेफिशिएंसी बहुत ज़्यादा देखने को मिल रही है। बिल्कुल जो है वो अगर 12 साल का बच्चा, 14 साल का बच्चा, 15 साल का बच्चे जो है वो बेसिकली आपको ये कहेंगे जस्ट वो एक स्लिप होते हैं, स्लिप होने के बाद उनको फ्रैक्चर होता है। अब आप हम इमेजिन नहीं कर सकते कि एक 15 साल का बच्चा सिर्फ एक गिरने से उसकी स्ट्रॉन्गेस्ट बोन जो है वो ऐसे जो है उसका फ्रैक्चर पॉसिबल होता है। वो क्या इंडिकेट करता है कि बेसिकली हमारी जो है विटामिन डी इंटेक वो हमारा बहुत कम है, क्योंकि विटामिन डी इंटेक आपको कैसे मिलेगा? आप ज़्यादा सन एक्सपोजर होगा, आप बाहर निकलेंगे तो आपका विटामिन डी इंटेक आपका प्रॉपर होगा, ठीक है जी। सेकंड होता है कि हमारी डाइट, हमारे जो है वो आजकल के लोगों में दूध पीने से जो है वो उनको बदबू आती है। मैंने कई अक्सर पेशेंट ये आते हैं और मैं मोस्टली जो है फीमेल्स का ये होता है कि हम दूध पीते हैं बदबू आती है। भाई बदबू कैसे आती है आपको? आप अपना मिल्क इनटेक डेली का रखें। आपने एक गिलास जो है वो दूध आपने अपना बच्चों के लिए, बड़ों के लिए लाजमी है कि आप दें, ताकि वो आपके जो है वो सप्लीमेंट जो है वो पूरा हो सके। बिल्कुल ठीक है सर। इसी हवाले से मैं डाइट के लिए बात करूंगी कि जो कैल्शियम इनटेक की आपने बात की, कौन कौन सी ऐसी डाइट है इंस्टेड ऑफ मिल्क? अब हम मिल्क को तो जो है वो वैसे भी कहते हैं कि है उसके अंदर कैल्शियम और विटामिन डी बहुत हाई रिच अमाउंट में होता है। इसके अलावा सब्जियां कौन सी ऐसी हैं? ग्रीन वेजिटेबल्स, सारी ग्रीन वेजिटेबल्स बहुत अच्छी, बल्कि ग्रीन क्या मैं बोलूँगी सारी वेजिटेबल्स अच्छा बहुत ज़्यादा है। बच्चों में आजकल है कि भाई नहीं खाना है, बाहर का खाना है, फ्राइड फूड खाना है, बाकी रेड मीट है, उसके अलावा चिकन है, फ़िश है, सी फूड नहीं खाते, फ़िश नहीं खाते, भाई प्रॉब्लम होती है। ये सब चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। बॉयल एग है, बॉयल एग के अंदर विटामिन, योग के अंदर बहुत ज़्यादा हाई विटामिन डी, एक योग है, एक ये जो कलेजी लिवर जो हम खाते हैं इसके अंदर बहुत ज़्यादा हाई विटामिन डी होता है, लेकिन लोग लेते नहीं हैं और फिर प्रॉब्लम्स का शिकार। बिल्कुल सही कह रहे हैं सर। हमारे प्रोग्राम का जो वक्त है वो थोड़ा ख़त्म होता जा रहा है। हमें हमारे व्यूवर्स को जो है कोई मैसेज देना चाहेंगे आप? आपके व्यूवर्स के लिए यही मैसेज है कि अपने बेसिकली हम जो है इन गैजेट्स के उससे बाहर आइए और फिजिकल एक्टिविटी में हम बहुत ज़्यादा तवज्जो दें। एक अपना डेली का हम एक अपना रूटीन सेट करें कि हमने जो है, चाहे वो एक हमारे 70 साल का कोई शख्स हो या वो चाहे हमारे 25 साल का कोई शख्स हो, उसने जो है अपने लिए एक टाइम निकालना है। हम अपने लिए टाइम फिजिकल एक्टिविटी के लिए हम बेसिकली अपने लिए टाइम निकालें। हम ये होता है कि ऑफिस और फिर उसके बाद जो है वो डिफरेंट वर्क, तो अपने फिजिकल एक्टिविटी को आप बिल्कुल वो रखें। और आपको कोई भी ऐसी कंप्लेंट हो, यू कैन विजिट अस और हम इंशाल्लाह आपको वेलकम करते हैं। ठीक है बिस्मा, आप कोई हमारे व्यूवर्स को मैसेज देना चाहेंगे? बिल्कुल, देखिए फिजिकल फिटनेस सबसे मेन चीज़ है, चाहे वो बिल्कुल एक स्कूल गोइंग बच्चा हो या एक 75 का एजेड बंदा हो। फिजिकल फिटनेस नहीं होगी आप अपना कोई भी काम नहीं कर सकते, और बेड बाउंड रहना तो किसी को भी पसंद नहीं होता। बिल्कुल। तो फिजिकली अपने आप को एक्टिव रखिए। ये थोड़ा गैजेट्स वगैरह से बिल्कुल सर की बात सही है, निकलिए। एक कुछ भी नहीं है, आप सिर्फ 35 मिनट्स की वॉक कर लीजिए, चाहे वो बच्चा हो बड़ा हो, थोड़ा सा फिजिकली एक्टिव रहेंगे तो मसल्स जॉइंट्स ये सब एक्टिव रहेंगे, वरना बहुत कम एज में प्रॉब्लम्स आना स्टार्ट हो जाएंगे। बिल्कुल सही कह रही हैं, यानी अर्ली एज से ही आप जो है वो फिजिकल एक्टिविटीज की तरफ जाएं और अपना जो है वो एक रूटीन बना लें, एक टाइम जो है वो सेट कर लें कि आपको अपनी फिजिकल एक्टिविटी पर इतना टाइम स्पेंड करना है। दूसरा जो है वो अपनी डाइट का भी बहुत ख्याल रखना है कि डाइट में भी देखना है कि कैल्शियम, विटामिन डी किन किन मतलब किस किस मील के अंदर बहुत ज़्यादा रिच अमाउंट में है। बहुत शुक्रिया आप लोग प्रोग्राम में तशरीफ लाए, बहुत इन्फॉर्मेशन वाली बातें हमने व्यूवर्स को प्रोवाइड की। इसके साथ साथ अपनी मेज़बान डॉक्टर फलक कादिर को इजाज़त दीजिएगा। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।